क्या है? मोल हमारा भार तथा अणुभार के अनुपात को हम मोल कहते हैं। मोल बराबर क्या है? भार बट्टे अणुभार। ठीक है, 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, आगे समझ में? अब है हमारा मोल अंश। ठीक है, क्या है? मोल अंश, जिसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कब यूज़ करते हैं हम? जब मोल फ्रैक्शन है हमारा, मोल अंश बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का यूज़ हम कब करते हैं? जैसे हमारा कोई सॉल्यूशन होता है, यानी कोई विलयन होता है। ठीक है, ये हमारा कोई विलयन है, किसका? चीनी और पानी का। किसका विलयन है ये हमारा? चीनी और पानी का। ठीक है, अब इस विलयन में चीनी की मात्रा और पानी की मात्रा कितनी है? ठीक है, चीनी की मात्रा और पानी की मात्रा कितनी है, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? मोल अंश का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किसी विलयन में उपस्थित उसके विलेय तथा विलायक घटकों के मोल के बराबर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसे हम कैपिटल एक्स से नोट करेंगे, यानी घटक क्या है हमारे? विलेय और विलायक। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या अपॉन में क्या हो जाएगा? विलयन का कुल मोल। ठीक है, तो अब देखो, मान के चलो यहाँ चीनी थी और पानी था। यहाँ पर पानी क्या होगा हमारा? पानी होगा हमारा विलायक। ठीक है, और चीनी क्या होगी? हमारी विलेय। ठीक है, तो हम इसको मान लें A और विलेय को इसको मान लेंगे हम B। ठीक है, तो विलायक का मोल अंश क्या हो जाएगा बताओ? विलायक का मोल अंश, देखो, विलायक का मोल अंश हो जाएगा हमारा XA। विलायक का मोल अंश बराबर XA और विलेय का मोल अंश बराबर XB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? XA बराबर क्या हो जाएगा? Na, यानी विलायक का मोल अंश क्या हो जाएगा? विलायक का पूछा है तो क्या हो जाएगी? विलायक के मोलों की संख्या Na अपॉन में क्या हो जाएगा? विलयन का कुल मोल, यानी Na प्लस NB। ठीक है, अब देखो XB क्या हो जाएगा? NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, अब XA प्लस XB क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? Na प्लस NB, ऊपर भी क्या आ जाएगा? Na प्लस NB, कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा हमारा? 1। यानी जो मोल अंश होगा वो हमेशा क्या होगा? एक पॉइंट नोट करके लिख दीजिए। मोल अंश का मान 1 या 1 से कम होगा। ठीक है, मोल अंश का मान सदैव 1 या 1 से कम होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉर्मलता और फॉर्मलता। ठीक है, तो नॉर्मलता क्या होती है? जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मैलिटी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मैलिटी। ठीक है, अब देखो, एक नॉर्मलता होती है, एक फॉर्मलता होती है। तो जो नॉर्मलता होती है वो किसकी बात करती है? वो बात करती है ग्राम तुल्यांकों की। ठीक है, और जो फॉर्मलता होती है वो बात करती है ग्राम सूत्रभारों की। इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी विलयन के 1 लीटर
आयतन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, अब तो नॉर्मलता का सूत्र क्या हो जाएगा? नॉर्मलता, इसे हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। ठीक है, और ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? तो ग्राम तुल्यांक होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बट्टे तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, आइए समझ में। अब है हमारा नॉर्मलता के बाद आता है हमारा फॉर्मलता की बात। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? फॉर्मलता। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉर्मेलिटी। फॉर्मलता, इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था आपको? ये बताया था कि जो नॉर्मलता होगी वो किसकी बात करेगी? वो ग्राम तुल्यांकों की बात करेगी, और जो फॉर्मलता होगी वो ग्राम सूत्र भारों की बात करेगी। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मलता का सूत्र क्या हो जाएगा? तो फॉर्मलता का सूत्र हो जाएगा फॉर्मलता बराबर, जैसे हम किसे नोट करते हैं? कैपिटल एफ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ग्राम विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। ठीक है, आ गया समझ में। अब आता हमारा, अब हम पढ़ेंगे विलेयता के बारे में। क्या पढ़ेंगे? विलेयता के बारे में। ठीक है, अब देखो विलेयता क्या होती है? सॉल्युबिलिटी। हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। देखो विलेयता क्या होती है? यानी में किन्हीं भी दो पदार्थ, मतलब किसी भी चीज़ का घुल जाना ही क्या है? विलेयता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का घुल जाना वो क्या है? यानी किन्हीं भी दो पदार्थों का घुल जाना। ठीक है, वो क्या है? हमारी विलेयता। यानी किसी भी विलेय के, ठीक है, आगे समझ में। यानी अब क्या हो जाएगी? एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं।
ठीक है। अब ये क्या, इसमें हम पढ़ेंगे 3 टाइप। एक क्या होती है, द्रव और गैस। एक होती है हमारी द्रव और द्रव। एक होती है हमारी द्रव और ठोस। ठीक है। द्रव और गैस में हम किसकी बात, द्रव और गैस पढ़ेंगे हम हेनरी के नियम को। इसको पढ़ेंगे हम हेनरी के नियम को, हेनरी का नियम पढ़ेंगे। और द्रव में पढ़ेंगे हम राउल्ट का नियम। ठीक है। और द्रव और ठोस में पढ़ेंगे हम अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं हमारे 4 प्रकार के। पहला होता है वायु ताप का अवनमन। दूसरा होता है परासरण व परासरण ताप। तीसरा होता है हमारा हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। और चौथा होता है हमारा क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है। हेनरी के नियम के बारे में। ठीक है। तो हेनरी का नियम क्या है, देखो हेनरी का नियम है, मान कर चलो आप सबने क्या कोल्ड ड्रिंक पी होगी। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पी होगी सबने। अब मान के चलो जब हम कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं, यानी जैसे थम्स अप हो गई, स्प्राइट हो गई, हम ढक्कन खोलते हैं तो क्या होती है, गैस क्या होती है, ऊपर की तरफ आती है कि नहीं आती। ठीक है। तो यानी CO2 गैस क्या निकलती है, बाहर की ओर निकलती है हमारी। ठीक है, झाग बन के। अब देखो मान के चलो ये कोई बोतल है हमारी। ठीक है। अब इस बोतल में क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या है, पानी। अगर हम, और ये इसका क्या है, ढक्कन खुला हुआ है। अगर हम इस बोतल में हम CO2 गैस को क्या करें, प्रवाहित करें, CO2 गैस को क्या करेंगे, हम प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, ये CO2 गैस का, जब इस CO2 गैस को इस बोतल में क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगी, गैस क्या आती है, हमेशा ऊपर की ओर आती है। ठीक है। तो क्या होगी, CO2 गैस बाहर निकलने लगेगी। ठीक है, क्या CO2 गैस क्या है, बाहर निकलने लगेगी। ठीक है। अब मान के चलो ये कोई हमारा जार है। ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये ढक्कन क्या है इसका, बंद, और यहाँ क्या लगी हुई है, इसके पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन लगी हुई है, और यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, पानी है। अगर हम इसमें CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, इस CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे। ठीक है। तो क्या होगी, क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, ये पिस्टन लगी हुई है और इसका ढक्कन क्या है, बंद। तो इसके जो गैस के अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस पिस्टन की सतह पर आ जाएंगे। जो गैस के अणु हैं वो क्या आ जाएंगे, पिस्टन की सतह पर आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, पानी, और ये क्या है, गैस के अणु। जब हम पिस्टन को, यानी पिस्टन को दबाएंगे, गैस के अणु पिस्टन को दबाने पर, ठीक है, पिस्टन को दबाने पर जो गैस के अणु हैं वो क्या करेंगे, वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे और इस पानी में घुलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। यानी क्या हो रहा है, दाब बढ़ा रहे हैं। जैसे हम दाब बढ़ाने पर जो गैस के मोल अंश हैं वो क्या हो रहे हैं, पानी में घुलना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में। यानी जब हम इस पिस्टन को दबा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, जो गैस के अणु हैं वो क्या करेंगे, इस पानी में घुलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो हेनरी का नियम है क्या, देखो हेनरी का नियम है, किसी विलायक में उपस्थित ठीक है, किसी, पानी क्या था यहाँ पर, विलायक था कि नहीं था, था। तो किसी विलायक में उपस्थित गैस के विलेय का मोल अंश उसके दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या था, किसी विलायक में उपस्थित,
ठीक है। ये क्या था, पानी क्या था, विलायक था, और गैस के विलय और गैस के जो मोल अंश थे वो क्या थे, विलय थे। ठीक है, तो गैस के विलय का मोल अंश जो है वो क्या होगा, दाब के, अब यहाँ पे ये CO2 क्या है, गैस का मोल अंश ही तो है, ये गैस का मोल अंश, मोल अंश। ठीक है, ठीक है, समानुपाती होता है, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XG। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लग जाता है हमारा कांस्टेंट KH/XG। ठीक है, जहाँ पर KH क्या हमारा, KH है हमारा हेनरी स्थिरांक, क्या है, हेनरी स्थिरांक है बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसके नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक है, इसकी क्या, हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं हमारी। अब हेनरी के नियम की सीमाएं है क्या, ठीक है, तो हेनरी के नियम की दाब बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है, तो पहली सीमा क्या है कि दाब बहुत अधिक, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट है हमारा, विलयन तनु होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, गैस विलायक से रासायनिक क्रिया ना करें। क्या है चौथा पॉइंट, गैस विलायक से रासायनिक क्रिया ना करें। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में। अब देखो इसका ग्राफ समझो, जैसे अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना इसका, तो कैसे बनेगा, देखो जब भी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात आती है ना, तो हमेशा याद रखना कि स्ट्रेट लाइन बनता है हमारा। ठीक है, यानी इधर हम क्या ले लें, प्रेशर ले लें, दाब, और इधर क्या ले लें, हम इधर ले लेंगे हम गैस के मोल अंश, गैस के मोल अंश यानी XG। हमेशा कैसा ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में अब आपके। ठीक है, अब है हमारा द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो क्या है, द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। क्या है हमारा, द्रव्य विलयन का वाष्प दाब, द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों पहले यहाँ समझो ये वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, तो वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसके डेफिनेशन क्या है, एक बंद पात्र में, एक बंद पात्र में, ठीक है, क्या है, एक बंद पात्र में विलयन के ऊपर उसके द्रवीय अवस्था वाले अणुओं द्वारा, द्रवीय अवस्था वाले अणुओं द्वारा विलयन की सतह पर लगाए गए दाब को, लगाए गए दाब को द्रव्य विलयन का वाष्प दाब
कहते हैं। ठीक है, तो यही तो हमने हेनरी के नियम में पढ़ा था। हमारा एक बंद पात्र था, ठीक है, उसमें क्या था, विलयन क्या था हमारा, पानी था। ठीक है, विलयन पानी था, उसमें क्या थे, गैस के अणु यानी द्रव्य अवस्था, सॉरी द्रव्य नहीं, उसके वाष्पीकृत अवस्था होगी बच्चों। यहाँ पे क्या होगी, वाष्पीकृत, क्योंकि गैस क्या है, वाष्पीकृत ही तो थी, यानी वाष्पीकृत अवस्था वाले अणु, यानी गैस के जो अणु थे उन्होंने क्या लगाया था, जब हमने पिस्टन को दबाया था तो नीचे तो क्या लगाया था, जो प्रेशर था वो कहाँ लगा था, नीचे विलयन की सतह पर ही तो दाब लग रहा था। किसके द्वारा लग रहा था, उस वाष्पीकृत अवस्था वाले अणुओं द्वारा। ठीक है, तो यही क्या हो गया, हमारा द्रव्य विलयन का वाष्प दाब हो गया। ठीक है, इतना आगे समझ में बच्चों आपके। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, राउल्ट का नियम। क्या है बच्चों, राउल्ट का नियम। ठीक है, अब देखो राउल्ट का नियम है क्या। ठीक है, हमारा राउल्ट का नियम क्या कहता है बच्चों, राउल्ट का नियम कहता है, राउल्ट क्या है हमारा, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। देखो बच्चों, राउल्ट के नियम में है क्या, जैसे हमारा कोई कंटेनर है ये, ठीक है, ठीक है, एक कंटेनर है हमारा ये, ठीक है, इसमें है हमारा ये द्रव 1 होगा इसमें, और ये क्या होगा, द्रव 2। इसमें क्या होगा, ये पानी है हमारा, शुद्ध द्रव है इसमें, ये क्या है, पानी, शुद्ध द्रव। ठीक है, इसमें क्या है, एल्कोहल, शुद्ध द्रव, शुद्ध क्या है ये, एल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये क्या है, शुद्ध एल्कोहल। तो इसे हम मान लें P1 नॉट। अच्छा बच्चों, हमने नॉट क्यों लगाया, जब भी शुद्ध की बात करी जाती है तो हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। तो P1 नॉट, और ये क्या हो जाएगा, P2 नॉट। ठीक है, अब जब हमने इसको मिलाया तो हमारे पास क्या मिला, ये पूरा क्या बनेगा, एक विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, विलयन। ठीक है, किसका विलयन बनेगा, पानी और एल्कोहल का। किसका बनेगा, पानी और एल्कोहल का। ठीक है, यानी वाटर और एल्कोहल। ठीक है, अब इसमें जो विलयन का द्रव है, क्या द्रवन P1 हो जाएगा, और विलयन का द्रव 2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ठीक है, विलयन का द्रव 2 क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, तो आ गया समझ में, आ गया हुआ सबके समझ में इतना। ठीक है, अब देखो राउल्ट का नियम है क्या। अब देखो इसमें एक चीज़ और याद रखना कि हम पूछेंगे इसमें क्या है, विलयन में क्या है, एल्कोहल है और क्या है, पानी। हम पूछेंगे किसका वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमेशा याद रखना जिसके मोल अंश ज़्यादा होंगे, यानी जिसके मोल अंश ज़्यादा होंगे उसका वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लो P1 का वाष्प दाब कितना है, P1 का वाष्प दाब x1, और P2 का वाष्प दाब क्या है, P2 का वाष्प दाब है हमारा x2। तो यहाँ पे लिख लो कि क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है यदि P1 का मोल अंश, यदि P1 के मोल अंश ज़्यादा होंगे तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। ठीक है, और यदि P2 के मोल अंश ज़्यादा होंगे, यदि P2 के मोल अंश ज़्यादा होंगे तो P2 का, तो उसका वाष्प दाब
ज़्यादा होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो, ठीक है, इतना तो आ गया होगा आपके समझ में। अब क्या हमारा, अब देखो यहाँ पर समझने की क्या है, यहाँ पर समझने की बात ये है हमारी, मिटा दूँ इसको, ठीक है। ठीक है, अब देखो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यानी P1 क्या था, P1 क्या था, विलयन का दाब। ठीक है, पहले द्रव का, ठीक है, क्या था, दाब था। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बताओ किसके, ये x1 क्या था, P1 का वाष्प दाब। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं हम। ऐसे ही P2 बराबर क्या हो जाएगा, x2, ये समीकरण 2। जब इनके क्या हटेंगे, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1, और जब P2 हटेगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हटाएंगे तो P2 बराबर P2 नॉट x2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, P टोटल। ठीक है, P टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, और P1 का मान कितना है, P1 नॉट x1 प्लस P2 का कितना है, P2 नॉट x2। ठीक है, ठीक है। अब राउल्ट के नियम की भी क्या होंगी यहाँ, अच्छा ये बताओ P1 नॉट और P2 नॉट क्या है, जहाँ लिख लो, जहाँ P1 नॉट व P2 नॉट स्थिरांक है। ठीक है, अब देखो इसके भी क्या है, नियम की भी सीमा है, इसकी राउल्ट के नियम की सीमा है। पहली सीमा क्या है, राउल्ट का नियम विद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, तनु विलयनों पर लागू होता है। तीसरा पॉइंट है, सांद्र विलयन में यह विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, फोर्थ पॉइंट है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित होते हैं